नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन रहने वाला है प्राचीन भारत का, और प्राचीन भारत के 25 प्रश्नों को यहाँ डिस्कस करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन बनाया गया है? तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है दोस्तों, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान से निम्न पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुआ है? किस स्थान से निम्न पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुआ है? यहाँ पर आंसर को फटाफट करते चलिएगा। ठीक है, बहुत कम समय में यहाँ हम लोग 25 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में किस स्थान से निम्न पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मिर्जापुर स्थित बेलन घाटी से। बेलन नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये किस राज्य में बहती है? उत्तर प्रदेश में, और यह तमसा नदी की उपनदी है। ठीक है, जो तमसा जो है स्वयं जो है किस नदी की उपनदी है? गंगा की। उद्गम कहाँ से होता है? सोनभद्र जिले के पश्चिम भाग से इसका उद्गम होता है। और कहाँ कहाँ बहती है? मिर्जापुर और प्रयाग जिले में। ठीक है, विलय कहाँ पर होता है? टोंस नदी में। क्लियर। अगला सवाल को कर लेते हैं, कीजिएगा आंसर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों कि किस संस्कृति को फलकों की प्रधानता के कारण फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है? किस संस्कृति को फलकों की प्रधानता के कारण फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? आंसर कीजिएगा फटाफट। किस संस्कृति को फलकों की प्रधानता के कारण फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को। मध्य पूरा पाषाण काल में हथियार बनाने में क्वार्टजाइट की जगह जैस्पर, चर्ट इत्यादि चमकीले पत्थरों का प्रयोग शुरू किया गया, और इसी कारण इसे फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? योजनाबद्ध तरीके से शहरों का विकास हुआ था, बिल्कुल सही कथन है। पूर्ण व्यवस्थित अन्नागार एवं नालियां उपस्थित थी, सही कथन है। पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था, बिल्कुल सही कथन है। डी, लोहे का प्रयोग। दोस्तों, चूंकि हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसलिए यहाँ पर लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज लोहे का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में नहीं किया जाता था। सिंधु सभ्यता दोस्तों कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसलिए आयरन यानी लोहे के बारे में वे अनजान थे। क्लियर। अगला सवाल हमारा है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल है स्नानागार, अन्नागार, गोदीवाड़ा, नगर दुर्ग। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन था? कौन था दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्नानागार। स्नानागार की बात कर लेते हैं, कहां पर स्थित था? मोहनजोदड़ो में स्थित था, जो वर्तमान समय में कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। यह मोहनजोदड़ो की उत्तरी भाग में स्थित था और एक कृत्रिम टीले के ऊपर बनाया गया था। इसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई कितनी थी? 2.43 मीटर। इसमें उतरने के लिए सीढ़ी बनाया गया था, और एक सीढ़ी उत्तर में और एक सीढ़ी दक्षिण में बनाई गई थी। ठीक है, और इसका निर्माण जो है भट्ठी से निकाली गई पक्की ईंटों से किया गया था, आप चित्र में देख सकते हैं। अगला आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। ऋग्वेद में सतदाय शब्द का किसके लिए प्रयोग किया गया? ऋग्वेद में सतदाय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? उस व्यक्ति के लिए जिसके पास 100 गायें होती थी, उस व्यक्ति के लिए जिसके प्राणों की कीमत 100 गायों के बराबर होती थी, उस व्यक्ति के लिए जो 100 गायों को दान करता था, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर कीजिए। सतदाय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, उस व्यक्ति के लिए जो 100 गायों को क्या करता था? दान करता था। दोस्तों, वेद कितने हैं? वेद 4 हैं, ऋग्वेद,
सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ऋग्वेद जो है 4 वेदों में सबसे प्राचीन है। इसकी रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। कहाँ की थी? सप्त सैंधव प्रदेश में की थी। ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की क्या की गई है? स्तुति की गई है। और ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? होत्री कहा जाता था। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में दिया गया है, ठीक है। और किसे समर्पित है? सावित्री को समर्पित है। सारी बातें क्लियर हो गई ना? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, उस विवाह को जिसमें लड़के द्वारा लड़की के पिता को शुल्क दिया जाता था, कौन सा विवाह कहा जाता है? कौन सा विवाह कहा जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से यहां पर आंसर को कीजिएगा। उस विवाह को जिसमें लड़के द्वारा लड़की के पिता को शुल्क दिया जाता था, कौन सा विवाह कहा जाता था? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज आर्ष विवाह कहा जाता था। दोस्तों प्राचीन काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। पहला ब्रह्मा विवाह, इसमें क्या होता था? दोनों पक्षों की सहमति से विवाह किया जाता था। दूसरा देव विवाह, इसमें क्या कैसे विवाह होता था? मंत्रों का उच्चारण होता था और वर को चुनकर कन्या को समर्पित किया जाता था। किस विवाह में? देव विवाह में। आर्ष विवाह की बात कर लेते हैं तो इसमें 2 गाय या बैल को धार्मिक कृत्य के लिए वर से लेकर कन्यादान किया जाता था। चौथा प्रजापत्य विवाह, कन्या की सहमति के बिना उसका विवाह अभिजात्य वर्ग के वर से कर दिया जाता था प्रजापत्य विवाह में। क्लियर? पांचवा है असुर विवाह, इसमें क्या होता था? कन्या पक्ष को यथाशक्ति धन देकर विवाह किया जाता था, ठीक है। गंधर्व विवाह एक प्रेम विवाह, वर और कन्या का विवाह इसमें बिना रीति रिवाज के आपस में होता था, ठीक है, और यह प्रेम विवाह था। सातवां विवाह राक्षस विवाह, इसमें क्या होता था? कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण कर लिया जाता था और उससे जबरदस्ती विवाह कर लिया जाता था। और सबसे अंतिम और 8वां विवाह पैशाच विवाह, इसमें क्या होता था? जब कोई कन्या सोई होती थी, भटक जाती थी या नशे में होती थी तो उस हालत में उससे शारीरिक संबंध बनाकर किया जाने वाला विवाह था, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक संगम युग का बंदरगाह नहीं था? अरिकामेडु, उरेउर, कोरकई, अलंगुलम। निम्नलिखित में से कौन एक संगम युग का बंदरगाह नहीं था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज अलंगुलम संगम युग का बंदरगाह नहीं था। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों ने शासन किया, चीर, चोल और पांड्य। क्लियर? संगम युग के बंदरगाह कौन कौन है? उरेउर, तोंडी, मुसिरी, कोरके, अरिकामेडु और मरक्कानम। क्लियर? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों कि अदरक और दालचीनी बहुत बड़ी मात्रा में पांड्य देश में उत्पन्न होते थे। इस बात का उल्लेख किसने किया था? किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज मार्को पोलो ने किया था। पांड्य राजवंश जो है प्राचीन भारत का एक राजवंश था और इसने भारत पर 560 से 1300 ईस्वी तक राज किया। राजधानी कहाँ थी? मदुरई। मार्को पोलो यदि आपसे पूछ ले कहाँ का निवासी था? इतावली निवासी था, इटली का निवासी था। और 1288 से 1292 ईस्वी के दौरान पांड्य साम्राज्य के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 9वां सवाल है दोस्तों, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में क्या सम्मिलित नहीं है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आचरण। अष्टांगिक मार्ग में क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, सम्यक आचरण अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों भगवान बुद्ध जो है अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। अष्टांगिक मार्ग क्या है? बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है इन्हीं अष्टांगिक मार्गों पर चलकर क्या प्राप्त करते हैं? मोक्ष प्राप्त करते हैं। कुल 8 अष्टांगिक मार्ग है, इसीलिए इन्हें अष्टांगिक कहा जाता है। पहला सम्यक दृष्टि क्या है? 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। सम्यक संकल्प मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। सम्यक वाणी हानिकारक बातें और झूठ न बोलना। सम्यक कर्म हानिकारक कर्म न करना, हानिकारक कर्म न करना। सम्यक जीविका क्या थी? कोई भी अस्पष्ट या अस्पष्ट हानिकारक व्यापार नहीं करना। क्लियर?
सम्यक व्यायाम, अपने आप सुधारने की कोशिश करना। सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। सम्यक समाधि क्या थी? निर्वाण प्राप्त करना और स्वयं का गायब हो जाना सम्यक समाधि थी। ठीक है। सम्यक आचरण अष्टांगिक मार्ग में कहीं भी दिखाई नहीं देता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 आंसर कीजिए दोस्तों। दार्शनिक सिद्धांत किसमें दिए गए हैं? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इनमें से कोई नहीं। दार्शनिक सिद्धांत की बात हो रही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज अभिधम पिटक में दी गई है। त्रिपिटक कितने हैं? 3 पिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक का क्या अर्थ है? अनुशासन की टोकरी, इसका अर्थ होता है। विनय पिटक का अर्थ क्या होता है? अनुशासन की टोकरी। बौद्ध धर्म में भिक्षु और भिक्षुणी के रूप में प्रवेश करने वाले शिष्यों के आचरण के नियम विनय पिटक में दिए गए हैं। क्लियर? सूत पिटक की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या दिया गया है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेश दिए गए हैं। अभिधम पिटक बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या करता है। क्लियर? अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। अशोक के अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज 13वें वर्ष में। अशोक के पंचम शिलालेख से धम्म महामात्र की नियुक्ति का पता चलता है। किस लिए नियुक्त किया गया था? धर्म के अनुशासन को बनाए रखने के लिए। किस वर्ष? अपने शासन के 13वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई थी। किसने की थी? अशोक ने। हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12। चंद्रगुप्त मौर्य के सैन्य अभियानों की सफलता की जानकारी कहां से मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य के सैन्य अभियानों की सफलता की जानकारी कहां से मिलती है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ठीक है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार का अभिलेख भी कहा जाता है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसकी तिथि 150 ईस्वी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13। कुषाणों ने किस धातु या धातुओं के सिक्के जारी किए थे? केवल सोने के, सोने और चांदी के, सोने और तांबे के, सोने, चांदी और तांबे के। कुषाणों ने किस धातु या धातुओं के सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज सोने और तांबे के सिक्के जारी किए थे। उन्होंने चांदी का सिक्का कभी जारी नहीं किया। कुषाण शासक किस शताब्दी में हुए थे? पहली शताब्दी में हुए थे और वे यूकी जनजाति से संबंधित हैं। इसके संस्थापक कौन थे? कुजुल कटफिसस। इनके पुत्र का क्या नाम है? विम कटफिसस। और विम कटफिसस ने ही दोस्तों, याद रखिएगा, भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। कनिष्क विम कटफिसस का पुत्र होता है और महायान बौद्ध धर्म के महान संरक्षक ये होते हैं। वासुदेव द्वितीय कुषाण वंश का अंतिम शासक था। क्लियर? अगला सवाल। रुद्रदामन कौन थे? रुद्रदामन कौन थे? शक राजा, सातवाहन राजा, राष्ट्रकूट राजा, प्रतिहार राजा। तो रुद्रदामन कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, शक राजा। क्लियर? रुद्रदामन किस वंश से संबंधित था? शक वंश से संबंधित था। और इसकी जानकारी कहां से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। आंसर कीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम की बात कर लेते हैं तो गुप्त वंश का तृतीय शासक होता है, तीसरा शासक होता है। इसके पिता का क्या नाम था? घटोत्कच। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने एक संवत चलाया था, गुप्त संवत। कब चलाया था? 319 ईस्वी में चलाया था। इसके पुत्र का क्या नाम है? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को वी.ए. स्मिथ ने क्या कहा है? भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है। अगला सवाल, अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख किस भाषा में लिखा गया है? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज संस्कृत भाषा में लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति की बात कर लेते हैं तो किसके द्वारा लिखा गया है? हरिसेन द्वारा लिखा गया है, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। क्लियर? और कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर इसे खुदवाया गया है। ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित वकाटक वंश के शासकों में किसके साथ गुप्त वंश की कन्या प्रभावती गुप्त का विवाह किया गया था?
किससे विवाह किया गया था? प्रभावती गुप्त का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज रुद्रसेन द्वितीय से। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर लेते हैं तो किसका पुत्र होता है? समुद्रगुप्त का पुत्र होता है और सर्वाधिक शौर्य और वीरोचित गुण से संपन्न होता है। उसने शकों पर विजय प्राप्त किया था और शकों पर विजय प्राप्त करके शकारी उपाधि धारण की थी और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है। इसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान यात्रा करता है और 6 वर्षों तक भारत में रहता है। क्लियर। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का क्या नाम होता है? प्रभावती गुप्त, और इसका विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हो जाता है। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद क्या होता है दोस्तों? चंद्रगुप्त क्या करता है? अप्रत्यक्ष रूप से वकाटक राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेता है और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाता है। सारी बातें क्लियर हो गई ना? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर कीजिए। निम्नलिखित शासकों में किसने हर्ष को पराजित किया था? किसने हर्ष को पराजित किया था? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज पुलकेशिन। पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्यों का सबसे शक्तिशाली शासक था। क्लियर। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसकी रचना किसने की थी? रवि कीर्ति ने की थी। किस भाषा में की थी? प्राकृतिक भाषा में की थी। ठीक है। और उसने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था? नर्मदा के तट पर हराया था। उसने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को भी हराया था, लेकिन महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन होते हैं जो पुलकेशिन द्वितीय को हरा देते हैं। वह दक्षिण भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बादामी के किस चालुक्य नरेश ने सत्याश्रय की उपाधि धारण की थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज पुलकेशिन द्वितीय ने धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर, पृथ्वी बल्लभ और सत्याश्रय की उपाधि धारण की थी और खुद को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित किया था। जैसे हर्ष ने उत्तरापथ नरेश की उपाधि धारण की थी, पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणापथ ईश्वर की उपाधि धारण की थी। क्लियर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में संस्कृत का महान विद्वान रहता था। कौन? भारवी, दंडी, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में संस्कृत का महान कवि कौन रहता था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दंडी। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा था। उसके पिता का क्या नाम था? महेंद्र वर्मन प्रथम, और इनकी मृत्यु के बाद वह गद्दी पर बैठता है। नरसिंह वर्मन प्रथम चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया था। ठीक है। और इसके शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग ने कांची की यात्रा की थी। उसने प्रतापी चालुक्य को परास्त कर उसकी राजधानी वातापी को जीत लिया था और वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। क्लियर हो गया ना? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रकूट वंश के शासक किसके सामंत थे? राष्ट्रकूट वंश के शासक किसके सामंत थे? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वंश, बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। बादामी या वातापी के चालुक्य कब से कब तक होते हैं? 543 से 757 ईस्वी तक होते हैं। इस वंश की स्थापना किसने की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने की थी। दोस्तों, एक अभिलेख है महाकूट, इसके अनुसार इससे पूर्व भी 2 शासक हुए थे। कौन कौन? जय सिंह और रणराग सिंह, लेकिन ये स्वतंत्र शासक नहीं थे। और किसके अधीन ये सामंत थे? कदम शासकों के अधीन सामंत थे। क्लियर। चालुक्य की मूल शाखा का उदय कहाँ पर होता है? वातापी या बादामी, जो बीजापुर कर्नाटक में पड़ता है। चालुक्य वंश के उत्तर में हर्षवर्धन और दक्षिण में पल्लव वंश का राज था, और दोनों ही राज्य से चालुक्यों ने क्या किया? लोहा लिया और अपनी सत्ता स्थापित की। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22। तैलभ द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तैलभ द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज मान्यखेट में स्थापित की थी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तैलभ द्वितीय ने की थी। ठीक है। किसे पराजित करके? राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय को पराजित करके। तैलभ द्वितीय कर्क द्वितीय के क्या थे? सामंत थे। ठीक है। तैलभ द्वितीय ने अपनी राजधानी मान्यखेट में स्थापित की थी, और यह कहाँ पर पड़ता है? मालखिला कर्नाटक में पड़ता है। कल्याणी के चालुक्य को पश्चिम चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ
शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चोलों के शासनकाल में उर का अर्थ क्या था? क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ग्राम साधारण सभा थी। उर को पुर के नाम से भी जाना जाता था, जो गांव और नगर दोनों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। उर नामक संस्था सामान्य लोगों की संस्था थी। उर जो है, उर की कार्य समिति को क्या कहा जाता था? अलंग गुलम कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? राजेंद्र चोल द्वारा विजित कोसले नाडु की स्थिति किस नदी के तट पर थी? कोसले नाडु की उपस्थिति किस नदी के तट पर थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज महानदी के तट पर थी। राजेंद्र चोल की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो किसके पुत्र होते हैं? राज राजा चोल के पुत्र होते हैं। और सम्राट कब बनते हैं? 1014 ईस्वी में भी सम्राट बनते हैं। क्लियर। उसने विशाल चोल साम्राज्य के प्रभाव को उत्तर में गंगा नदी के किनारे और समुद्र के पार विस्तृत किया था, ठीक है। राजेंद्र के साम्राज्य की सीमा वर्मा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और मालदीव तक फैले हुए थे। दक्षिण पूर्व एशिया की बात कर लेते हैं तो सुमात्रा, जावा और मलाया और पेंगू द्वीपों के राजाओं को अपने विशाल शक्तिशाली बेड़े के साथ जीत लिया था। उसने बंगाल और बिहार के पाल शासक महिपाल को भी पराजित किया था। सेशन का अंतिम सवाल कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज नानुक चंदेल। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? नानुक चंदेल ने की थी। इसकी राजधानी कहां पर होती है? खजुराहो में होती है। क्लियर। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल वंश के अंतिम शासक परमार्दी देव को पराजित करके खालिंजर पर अधिकार कर लिया। अंत 1305 में चंदेल राज्य दिल्ली में मिला लिया गया। क्लियर दोस्तों। प्राचीन भारत का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।